हेलो बच्चों, वेक्टर्स में आगे चलते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ। एंड इसमें फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज, अगर मान लिया एक वेक्टर दे रखा है तो उसके कोलिनियर कोई भी वेक्टर हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, कितने भी मैग्नीट्यूड का, उसको हम गिवन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। सीधा सीधा एक स्केलर मल्टीपल आ जाएगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। अगर ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर मतलब से मान लिया अल्फ़ा वेक्टर दे रखा है और उसके नॉन कोलिनियर कोई वेक्टर बीटा वेक्टर दे रखा है, तो बीटा वेक्टर को हम अल्फ़ा के टर्म्स में कभी भी नहीं लिख सकते। ये ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर एक अल्फ़ा वेक्टर दे रखा है, मान लिया ये अल्फ़ा वेक्टर, और एक मान लिया बीटा वेक्टर ये दे रखा है, और एक तीसरा गामा वेक्टर अल्फ़ा के पैरेलल दे रखा है, तो गामा को तो हम के टाइम्स अल्फ़ा के टर्म्स में हमेशा लिख सकते हैं फॉर सम यूनिक के। बट बीटा कैन नेवर बी रिटन एज सम मल्टीपल ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि ये इसके कोलिनियर नहीं है। ऑफ कोर्स किसी भी नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो घूम थोड़ा ना जाएगा, उसका तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ ऐसे हो गया कि मान लिया एक ये प्लेन है, इसके अंदर दो वेक्टर पड़े हुए हैं, मान लिया अल्फ़ा एंड बीटा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट टाइम्स पहला वेक्टर प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट टाइम्स दूसरा वेक्टर। मतलब अगर मैं अल्फ़ा वेक्टर और बीटा वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो k1 टाइम्स अल्फ़ा प्लस k2 टाइम्स बीटा जैसा जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। डॉट और क्रॉस यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लें ये एक डायग्राम दे रखा है, मतलब ये एक प्लेन दे रखा है और इस प्लेन के अंदर एक वेक्टर मान लिया गामा पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक वेक्टर जैसे ये है, ये मान लिया डेल्टा है, ये इस प्लेन के अंदर नहीं है, ठीक है। प्लेन के अंदर का मतलब ये होता है कि जैसे ये प्लेन है, मान लिया गामा वेक्टर यहाँ पे है, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इट वेक्टर का मतलब क्या होता है, फ्री वेक्टर। इसको हम ट्रांसलेट करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखने का मतलब क्या है कि ये इस प्लेन के अंदर आ गया। बट अगर मान लिया वेक्टर ऐसे है, ऐसे, अब इसको तुम कितना भी ट्रांसलेट कर लो, ये पूरे का पूरा वेक्टर कभी भी प्लेन के अंदर नहीं आएगा, निकल जाएगा बाहर। तो जो डेल्टा है वो इस प्लेन के अंदर नहीं है और जो गामा है वो इस प्लेन के अंदर है। अगर ऐसा है तो गामा अल्फ़ा और बीटा के एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस गामा विच इज़ ए कोप्लेनर वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा बीटा। मतलब कोई एक वेक्टर है, सॉरी कोई एक प्लेन है, उसमें दो वेक्टर पड़े हुए हैं अल्फ़ा बीटा, उस प्लेन के अंदर दुनिया का कोई भी वेक्टर ले आओ, वो अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में यूनिकली लिखा जाएगा। मतलब अगर ये 2α + 3β लिखा गया तो 2α + 3β ही लिखा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब 3α + 5β ऐसे करके नहीं लिख सकते। वो जो कांस्टेंट आएंगे वो यूनिक आएंगे। फॉर यूनिक वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ये समझ में आना चाहिए। एंड डेल्टा कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ k1 अल्फ़ा प्लस k2 बीटा। मतलब k1 अल्फ़ा और अल्फ़ा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर दुनिया में हमें तीन वेक्टर दे रखे हैं विच आर नॉन कोप्लेनर, मान लिया अल्फ़ा, बीटा और मान लिया गामा, ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। गामा ऑफ कोर्स प्लेन के अंदर नहीं है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। परपेंडिकुलर भी नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। गामा बस अल्फ़ा और बीटा वाले प्लेन में नहीं है। तो दुनिया का फिर कोई भी वेक्टर आ जाए, मान लिया ये वेक्टर आ जाए डेल्टा, तो डेल्टा कैन बी रिटेन एज अल्फ़ा बीटा गामा के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। मान लिया k1 अल्फ़ा प्लस k2 बीटा प्लस k3 गामा, ऐसे हमेशा लिखा जाएगा, और वो भी यूनिक वैल्यूज़ के लिए। फॉर सम यूनिक
वैल्यूज ऑफ K1 K2 K3, ये हो गया। तो अगर हमें एक ही वेक्टर दे रखा है तो उसके कुलीनियर कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है। अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो उनके कोप्लेनर कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, मतलब उनके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर हमें तीन वेक्टर दे रखे हैं विच आर नॉन कोप्लेनर, अल्फा बीटा गामा, इसमें अल्फा बीटा गामा आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो फिर हमें स्पेस में कोई भी एक वेक्टर ले आओ डेल्टा, उसको हम अल्फा बीटा गामा के यूनिक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका और हम यूज़ क्या कर सकते हैं, नोट 1, इफ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, देन मतलब अल्फा एंड बीटा नॉन कोलिनियर, मतलब अल्फा ऐसे है तो बीटा किसी और डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्ट 1 क्या है कि अगर मान लिया K1 अल्फा प्लस K2 बीटा बराबर 0 लिखा है, तो ये केवल जब ही पॉसिबल है जब K1 K2 दोनों 0 हो जाए। मतलब अल्फा और बीटा का एक लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर है, तो तुम इसमें खुद सोचोगे, इसको K1 से मल्टीप्लाई किया तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा, इसको K2 से मल्टीप्लाई किया तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा, तो दोनों का सम तो 0 कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर भी अगर ये दे रखा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 0 आ सकता है, वरना आ ही नहीं सकता। एक तो रिजल्ट ये हो गया। दूसरा रिजल्ट 2 क्या हो गया कि अगर मान लिया K1 अल्फा प्लस K2 बीटा बराबर M1 अल्फा प्लस M2 बीटा है, मतलब एक कॉम्बिनेशन बराबर दूसरा कॉम्बिनेशन, तो फिर हम इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। अल्फा का कोफिशिएंट K1 और M1 बराबर होगा एंड K2 एंड M2 बराबर होगा, ये हो जाएगा। ये बेसिकली यहीं से आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को लेफ्ट पे ले आऊँ तो अल्फा बीटा का एक लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो जाएगा, उसमें कोफिशिएंट को 0 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। कब? जब वो नॉन कोलिनियर है, ये ठीक है। ऐसा जब ही पॉसिबल है जब नॉन कोलिनियर लिखा हो। एक तो ये इसकी यूटिलिटी होगी, इस रिजल्ट का यूज़ होगा। फिर नोट 2, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर नॉन कोप्लेनर, देन अगर नॉन कोप्लेनर है तो फिर वही रिजल्ट 1 कि अगर K1 अल्फा प्लस K2 बीटा प्लस K3 गामा 0 है, तो उसका मतलब ये है कि K1 बराबर K2 बराबर K3 सबको 0 होना पड़ेगा। मतलब अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं ऐसे और इनका कोई कॉम्बिनेशन 0 है, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इन तीनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन इसको कैंसिल कर दे। क्यों नहीं हो सकता? अभी बताया कि पहले दो वेक्टर का अगर मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन लिया इन दो वेक्टर का, तो वो तो इसी प्लेन में रहेगा, तो वो इसको कैंसिल कैसे कर देगा। फिर भी अगर ये 0 लिखा है तो तीनों को अलग अलग ही 0 होना पड़ेगा, आपस में मिलके कैंसिल नहीं कर सकते एक दूसरे को। रिजल्ट 2 इसी की तरह कि K1 अल्फा प्लस K2 बीटा प्लस K3 गामा, अगर मान लिया M1 अल्फा प्लस M2 बीटा M3 गामा के बराबर है अगर, तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं कि अल्फ़ा का कोफिशिएंट इधर से K1 है तो उधर से M1 है, एंड K2 बराबर M2 एंड K3 बराबर M3, ये हो गया। तो इसमें बेसिकली समझने वाली चीज़, अगर तुम मेरे से पूछोगे नटशेल में क्या बोला, तो हम सिंपली ये बोलेंगे दो बात कि अगर ऐसे दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन बराबर है, ठीक है, मान लिया अगर मैंने बोला कि 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा बराबर M अल्फ़ा प्लस N बीटा, तो हम दोनों के कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं बशर्ते कि वो नॉन कोलिनियर हो। ऐसे अगर तीन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन बराबर है तो उसमें भी हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं बशर्ते वो प्रोवाइडेड दे आर
नॉन कोप्लेनर, देन ओनली वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये हमारा नेट हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जेई का मेंस का ही क्वेश्चन आया हुआ है। इफ़ वेक्टर a1 बराबर x -1 ऐसे लिख लेते हैं शॉर्टकट के लिए, एंड वेक्टर a2 बराबर 1 -y -z आर कोलिनियर। ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर है तो मतलब a1 जो है वो सम k टाइम्स a2 लिखा जाएगा, मतलब a1 विल बी सम k टाइम्स a2। तो मतलब x -1 विल बी k टाइम्स 1 -y -z। अब दोनों तरफ i j k को अगर बराबर करें तो x बराबर k इंटू 1 हो गया, -1 बराबर -k इंटू y हो गया, एंड -1 बराबर -k इंटू z हो गया। तो यहाँ से अगर k को निकाल दें, या चलो अभी तो ऐसे लिखा रख दिया, इसके बाद देखते हैं। देन द पॉसिबल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x प्लस वाई प्लस जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज। पॉसिबल यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज। अब यहाँ से x को लिख लिया k टाइम्स आई कैप, y को लिख लिया माइनस माइनस हटा दिया हमने, और प्लस 1/k टाइम्स j, और z में भी माइनस माइनस हटा दिया तो प्लस 1/k टाइम्स k कैप। ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस पूरे में से मैं मान लिया 1/k कॉमन निकाल दूँ तो आ जाएगा k² i प्लस j प्लस k, इस तरह की चीज़ आ गई। तो देखो j और k का जो कोफिशिएंट है वो सेम ही होना चाहिए, j और k का कोफिशिएंट सेम ही होना चाहिए। इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे, k की अलग अलग वैल्यू रखते रहो तो इनफाइनाइट वेक्टर्स आ जाएंगे। तो j और k का कोफिशिएंट सेम है नहीं, j और k का कोफिशिएंट सेम है नहीं, j और k का कोफिशिएंट सेम है नहीं, और जे और के का कोफिशिएंट सेम है नहीं। चारों तो गलत नहीं हो सकते, मतलब हमने कुछ गलती किया है। हाँ, ये प्लस जेड के लिखा है और प्लस वाई लिखा है, ये देखने में हमने गलती कर दिया। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस है। मतलब रिफ्लेक्शन से x -1 1, x -1, और ये क्या है 1, और ये क्या 1 yz। तो x k1 ठीक है, -1 बराबर प्लस ये ठीक है, एंड +1 बराबर प्लस kz ठीक है। अब ठीक है, तो अब एक बार दोबारा कर लेते हैं। x का वैल्यू k हो गया, और ये -1/k हो गया, प्लस ये 1/k हो गया। अब ये आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखने वाला चीज़ क्या है कि अगर मान लिया जैसे इसमें हमने देखा i और k का साइन सेम है और j का नेगेटिव है, तो अगर मैं k बराबर 1 रख दूं तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर भी है। इसमें i और j का साइन सेम है, तो इसमें k की कोई भी रियल वैल्यू रखो, i और j का साइन ऑपोजिट ही रहेगा, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। ये आंसर हो गया। इन दोनों में ऑफ कोर्स k वाला कंपोनेंट आ ही नहीं जाए, अगर j आएगा तो फिर k भी आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया 4th। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन था और कुछ नहीं। अब चलते हैं आगे, एंड नेक्स्ट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट a डॉट बी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये तो एक रियल नंबर आएगा, और वो रियल नंबर क्या आएगा ए बी कॉस थीटा। और अगर मान लिया ए वेक्टर
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये ठीक है। अगर वेयर A वेक्टर बराबर A1I प्लस A2J प्लस A3K एंड B वेक्टर बराबर B1I प्लस B2J प्लस B3K, इतना हो गया। अब देखो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत इजी सी चीज़ है, बस थ्योरी वाइज तो इतना ही है। अब इसका यूज़ क्या होगा? यूज़ होगा एक तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताने में और एक प्रोजेक्शन निकालने में। डॉट प्रोडक्ट का बस इतना ही यूज़ होगा। तीसरा चीज़ हम ऐसे बोलते हैं, कहीं पे भी कॉस हमें दिखाई दिया तो वी कैन थिंक ऑफ कि शायद डॉट प्रोडक्ट से कुछ लेना देना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट, एंगल थीटा विल बी कॉस इनवर्स, ठीक है। मैं या फिर पहले यहाँ से लिख लो, कॉस थीटा विल बी A डॉट बी अपॉन ए बी, ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A डॉट अपॉन ए डॉट बी डॉट अपॉन बी, तो वहाँ से हो जाएगा A कैप डॉट बी कैप। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स A कैप डॉट बी कैप। ये कहाँ पे यूज़ होगा? दिस इज एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो उनके यूनिट वेक्टर का डॉट ले लिया, बस खत्म। फिर थर्ड पॉइंट, A डॉट बी में क्या लिखा है? ए बी कॉस थीटा। ए और बी तो लेंथ हो गया, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और कॉस थीटा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर एक्यूट एंगल होगा तो नेगेटिव होगा, एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव होगा कॉस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा 90 से छोटा है तो। ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव होगा। तो ए डॉट बी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट। फिर ए डॉट बी जीरो होने का मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। और ए डॉट बी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि एंगल बिटवीन ए डॉट बी इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये कब की बात है? थर्ड, इफ ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, वरना तो फिर ए इंटू बी की वजह से भी जीरो हो सकता है। तो अगर हम नटशेल में सारी बात बोलें, ए डॉट बी जीरो होने का मतलब क्या है? या तो ए बराबर जीरो, या फिर बी बराबर जीरो, या फिर दोनों परपेंडिकुलर है तो जीरो हो जाएगा। फिफ्थ, अगर हमने ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा तो वैसा रहेगा ए इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, मतलब मॉड ए का स्क्वायर। और देखो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बाई कन्वेंशन। केवल अगर हम वेक्टर पे स्क्वायर लिख दें तो उसका मतलब क्या है कि बाई कन्वेंशन है ये, ऐसा कोई इसका प्रूफ नहीं है। अगर किसी वेक्टर के ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया तो उसका मतलब क्या है कि उस वेक्टर का डॉट उसी के साथ लिया जा रहा है, बस। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। इसने क्या होता है कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लो। अब आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, तो ये 1 हो जाए। आई जे के बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के वो भी जीरो, एंड के डॉट आई वो भी जीरो। ये हो गया। फिर सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट में बस ये और याद कर लिया, जैसे a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ऐसी a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं ये वेक्टर लिखा है a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। जब उसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी -2a डॉट बी। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये a डॉट बी है, ये ए बी नहीं लिखा हुआ है ऑफ कोर्स।
ठीक है, फिर अगर मैं लिखूँ a प्लस बी डॉट a माइनस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर एक a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिखो, मैं a प्लस बी प्लस सी तो वेक्टर हो जाएगा, तो वेक्टर का स्क्वायर लिखो या मॉड का स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है। a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, तो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसे हो जाएगा। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हो गए। 7 8 अगर मान लिया मैग्नीट्यूड फिक्स है फॉर फिक्स्ड ए बी, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी when like vectors। मैं a डॉट बी क्या होगा, तीन क्वांटिटी होगा a b cos थीटा। अब मान लिया मैंने मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया कि ये दोनों वेक्टर का लेंथ तो इतना ही है, बट मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ, एंगल चेंज कर सकता हूँ। लेंथ तो इन फिंगर्स का या फिर वेक्टर्स का बराबर ही है, सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। बट अगर मैंने एंगल चेंज किया तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होगी, सही है। तो वो वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? अब ऑफ कोर्स ए डॉट बी में ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है। अगर ए और बी फिक्स कर दिया तो कॉस थीटा पे सारी जिम्मेदारी आ गई। अगर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम होगा तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 रखने से या क्या, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ए बी वैन अनलाइक वेक्टर। मतलब अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो कॉस पाई आएगा, कॉस 180 आएगा, और कॉस 180 कितना होता है -1, तो फिर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। अगर हम मॉड ले लें तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। फिर मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा ए बी मॉड व्हेन कोलिनियर। इन दोनों में अंतर क्या है? ये तो सीधा ए बी कॉस थीटा लिखा है, ये लिखा है ए बी कॉस थीटा का मॉड, तो अब कॉस थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो चाहे -1 हो, मॉड लेने पे तो 1 ही आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। अच्छा, ये जो मॉड है वेक्टर वाला मॉड नहीं है, ये तो अपना एलजेब्रा वाला मॉड है जो माइनस प्लस हटाने के लिए लगता है, क्योंकि अंदर जो लिखा हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, बस एक ही हो गया। ठीक है, और फिर नोट इफ cos theta is present then we can think of dot product। ठीक है, उसका भले कोई यूज़ हो या ना हो, मतलब एक बार हम सोच सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये ठीक है। नोट, अगर a डॉट बी लिखा है और b डॉट a लिखा है, ऑफ कोर्स दोनों एक ही बात है। अगर a डॉट k टाइम्स b लिखा है तो k कॉमन निकाल के a डॉट b लिख सकते हैं। थर्ड, अगर a का डॉट b प्लस c के लिए लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a डॉट b प्लस a डॉट c, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, अगर हमें ऐसे लिखा है a डॉट b बराबर a डॉट c, अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में वैलिड है। अगर दोनों तरफ हमें एक वेक्टर दिख जाए सेम है तो हम पहले इसको दोनों को एक साइड लाएंगे, a डॉट बी माइनस a डॉट सी बराबर 0। फिर हमने a कॉमन लिया तो b माइनस सी बराबर 0। दिस विल इम्प्लाई या तो a 0 और b बराबर c, और b माइनस सी एक वेक्टर हो गया, उसको d बोल दो। तो अगर a डॉट d 0 है तो या तो a 0 होगा, 0 वेक्टर होगा, या d 0 वेक्टर होगा, या फिर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b माइनस सी हो जाएगा। ये हो गया।
अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट का यूज़ क्या है वो हम निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, ये मान लिया हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। ये पॉइंट मान लिया पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया। तो हम ए वेक्टर को ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। तो अब एक एक करके, इस वाले केस में ये पूरा बी वेक्टर है और ये यहाँ से यहाँ तक का पी टी जो है वो ए वेक्टर है। पी टी वेक्टर इज़ ए वेक्टर एंड पी आर वेक्टर इज़ बी वेक्टर। अब ये बहुत काम की चीज़ है, इसको अच्छी तरह याद कर लिया। ठीक है, पी क्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर एंड दिस विल बी ए वेक्टर। मान लिया मेरे को ए का प्रोजेक्शन लेंथ चाहिए बी के ऊपर, तो देखो बी का लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक लेंथ हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ही रहेगा लेंथ। बी का लेंथ अगर इतना भी है, मान लिया इतना सा बी वेक्टर है, तो भी प्रोजेक्शन इतना ही बोला जाएगा। तो बी की अगर लेंथ का फ़र्क नहीं पड़ता तो बी पे हमने कैप लगा दिया, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लिया, दिस इज़ मेमोराइज। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो पी क्यू वेक्टर है, एक तो ये लेंथ हो गया, लेंथ तो ये हो गया ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को हमने क्या किया कि ए डॉट बी, ये आ गया ए बी कॉस थीटा, उसको बी से डिवाइड कर दिया तो ये बी कैप बना दिया। ठीक है, ये तो हो गई लेंथ। अगर मेरे को वेक्टर बनाना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, और चलो इसको लिख लिया ए वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट विच इज़ इक्वल्स टू, लेंथ तो ये है ही ए डॉट बी कैप, और इसके साथ में एक बी कैप और लिख दिया, वेक्टर यूनिट वेक्टर और लिख लिया। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो बी कैप होगा। तो अगर मैं इस लेंथ को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो पी क्यू लेंथ का वेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्यू वेक्टर की बात, इस बी वेक्टर की बात करें, इसका प्रोजेक्शन ए पे क्या होगा, ये पॉइंट तो सेम है, दूसरे पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो पी एस हो जाएगा। अब देखो इसमें प्रोजेक्शन पी एस रहेगा, भले ही ए वेक्टर छोटा सा रह गया, उस प्रोजेक्शन के अंदर ही रह गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्शन का जो लेंथ है वो पूरा पी एस ही बोला जाएगा। तो पी एस क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा, अगर बी का प्रोजेक्शन लिखना है तो बी डॉट जिसके डायरेक्शन में लिखना है उसका कैप। यहाँ पे ए का प्रोजेक्शन लेना था बी के ऊपर तो बी का कैप आ गया, या बी का प्रोजेक्शन लेना है ए के ऊपर तो ए का कैप आ गया। ठीक है, और लास्ट में अगर हमें पी एस वेक्टर बनाना होगा तो हम ये लिख देंगे बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप। ठीक है, अच्छा क्यू टी वेक्टर, क्यू टी वेक्टर ये वाला वेक्टर, ये ए का कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर टू बी, तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं, ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, तो दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर component of A vector to B vector and that will be equals to, पैरेलल और परपेंडिकुलर मिलके पूरा A वेक्टर बन जाएगा। तो अगर मैं पूरे A वेक्टर में से उसका पैरेलल कंपोनेंट घटा दूं, ये वाला A माइनस ए पैरेलल, तो वो A परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो हो जाएगा A माइनस ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप, ये हो गया। तो याद रखने वाली बात क्या है कि अगर मेरे को ए वेक्टर दे रखा है, उसका प्रोजेक्शन निकालना है किसी भी डायरेक्शन में, बस उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ले लिया, जैसे ये आ गया, तो हमारे लिए रिजल्ट 1 क्या आ जाएगा। अगर मान लें कोई आर वेक्टर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1i प्लस R2j प्लस R3k, ऐसे लिख सकते हैं i j k की फॉर्म में। तो
R1 क्या है, R का कंपोनेंट x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसको तो हम ऐसे ले सकते हैं, R का डॉट आई कैप के साथ लिख लिया ये I, फिर R का डॉट जे कैप के साथ लिख लिया जे, R का डॉट के कैप के साथ लिख लिया, ये याद कर लिया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। एक लाइन में ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, अगर मैं इसका डॉट आई के साथ ले लूँ तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आर डॉट आई हो जाएगा, यहाँ आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो R1 के साथ आई डॉट आई 1 हो गया, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे के साथ और के साथ डॉट लिया तो 0 0 आ जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा। तो यहाँ से तो बेसिकली R1 की वैल्यू R डॉट आई कैप आ गई। अब जैसे R1 की वैल्यू आ गई वैसे R2 की आ जाएगी, वैसे ही R3 की आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, पूरा हमारा वेक्टर बन गया। अब देखो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मेंस में आए हुए क्वेश्चन 1। लेट ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, मतलब a बराबर b बराबर c बराबर, ये मैंने वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर नहीं लगाने का मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है 1 हो गया, सच दैट a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस a माइनस सी के मॉड का स्क्वायर बराबर 8। तो पहले तो मैं इसी को सिंप्लीफाई करता हूँ, a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी बराबर 8। तो ये देखो 1 और 1 2 और 2 4 और 8 में से गया 4 बचेगा, 2 2 कैंसिल कर देंगे तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी बराबर हो जाएगा -2। पहला इक्वेशन तो ये हो गया, ठीक है। देन दिस इज इक्वल्स टू, अब ये देखो मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में दे रखा है। अब a प्लस 2b, उसने एक चीज़ दे रखी है ये, इससे हमारा क्या निकल के आया ये, बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये निकल के आया तो इसको रखे रखा। और दूसरा चीज़ उसने पूछ लिया, तो ऑफ कोर्स इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 2c के मॉड का स्क्वायर, तो ये इसी के टर्म्स में आ जाना चाहिए, तभी ये दे रखा होगा। तो a प्लस 2b के मॉड का स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला डॉट दूसरा, तो ये आ जाएगा a डॉट 2b। ऐसे ही दूसरे वाले में a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट 2c, कुछ भी नहीं, यही फॉर्मूला लगाया बस हमने। अब a स्क्वायर का वैल्यू 1 है, b स्क्वायर का वैल्यू भी 1 है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 1 1 दे रखा है। तो 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, तो यही हो गया, प्लस 2 और 2 4, ये कॉमन आ गया, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, तो इट विल बी 10 प्लस 4 इंटू -2, तो हमारा नेट आंसर आ गया 2। हो गए हमारे 4 नंबर पक्के IIT JEE के एग्ज़ाम में। ये ठीक है, ये रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में, बच्चों को यकीन नहीं होता, नहीं लगता है पता नहीं मेंस में क्या क्या हल्ला गुल्ला होता होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अच्छी बात है, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये भी अच्छी बात है। इफ़ ए कॉस थीटा बराबर बी कॉस इतना बराबर सी कॉस इतना, जब भी 3 बराबर दिखाई दे कि ए कॉस थीटा बराबर बी कॉस थीटा प्लस 2π/3 बराबर सी कॉस थीटा प्लस 4π/3, तो ये तो हमने 9 10 से सीखा होगा कि इसको हम लैम्डा के बराबर करते हैं, तीनों को अलग कर लिया, मतलब ए कॉस थीटा बराबर लैम्डा, कुछ ऐसे करके लिख लिया, ये ठीक है। ऐसे ही बी कॉस थीटा प्लस 2π/3 बराबर लैम्डा, कुछ ऐसे हो गया, एंड सी कॉस थीटा प्लस 4π/3 बराबर लैम्डा, ये हो गया। अब इसको रखे रखा, थीटा की वैल्यू उसने कितना दे रखा है π/9, तो ये एंगल ऐसा है कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता,
ठीक है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी तो उसको ऐसे ही रहने दिया हमें। मतलब एंगल की वैल्यू तो पता है, इसके साइन कॉस की वैल्यू ऐसा सच नहीं पता डायरेक्टली, ये ठीक है 20 डिग्री की, वो जाने की जरूरत भी नहीं है। देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, ये पूछा है। अब उसने दो वेक्टर पूछे हैं, एक v1 हो गया a, b, c, और एक v2 हो गया b, c, a। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा तो इसने यूज़ कर लिया, तो एंगल बिटवीन v1 एंड v2 वो हमने बोला था कि वो होता है कॉस इनवर्स v1 का डॉट यूनिट वेक्टर का डॉट ले लिया, मतलब दिस इज नथिंग बट कॉस इनवर्स v1 डॉट v2 अपॉन उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिख लिया। तो दिस डॉट दिस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। तो इसको तो हमने ऊपर रख दिया, कॉस इनवर्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइडेड बाई पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे का भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेसिकली रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ये वाली चीज़ काम देगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 1 बोला है, तो ये दोनों तो 1 1 हो गए। तो ये हो गया कॉस इनवर्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, अब ये बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला चीज़ है। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिखाई दिया तो या तो हम यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये उठा के रख लें, ये ठीक है, उसके बाद सिंपलीफाई कर लें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमने ए बी सी कॉमन ले लिया तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐसे करके आ गया। दिस इज़ कॉस इनवर्स ए बी सी कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 1/a कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन लैम्डा। तो कॉस थीटा अपॉन लैम्डा प्लस कॉस थीटा प्लस 2π/3 अपॉन लैम्डा प्लस कॉस थीटा प्लस 4π/3 अपॉन लैम्डा, ये आ गया। मतलब एंगल कितना आ गया, कॉस इनवर्स ए बी सी अपॉन लैम्डा, एक आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2π/3 प्लस कॉस थीटा प्लस 4π/3। अब इसमें देखो तीनों एंगल्स जो हैं थीटा प्लस 2π/3 एंड थीटा प्लस 4π/3 ये AP में है, तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों को जोड़ लो, ये आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2, दिस प्लस दिस/2 हो जाएगा थीटा प्लस पाई इंटू कॉस दिस माइनस दिस/2, तो π/3 कॉस π/3 होता है हाफ। और कॉस थीटा प्लस ये हो गया माइनस कॉस थीटा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया कॉस इनवर्स ए बी सी अपॉन लैम्डा एंड कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज 0। तो एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कॉस इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलो भाई एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, लेट द वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सी का मैग्नीट्यूड 4 है। चलो, इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल्स टू, तो बी का प्रोजेक्शन ऑन ए ये हो गया इज इक्वल्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, सी का प्रोजेक्शन ऑन ए ये हो गया, एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, और इसने क्या बोला है बी डॉट सी बराबर 0, ये दिया है। ठीक है,
देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, पहले तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b डॉट ए अपॉन ए बराबर c डॉट ए अपॉन ए, तो मतलब b डॉट ए बराबर c डॉट ए, एक तो ये हो गया, गुड, ये ठीक है। अब तुम इसको मान लिया a प्लस बी प्लस सी का मॉड ही चाहिए, इसको मान लिया अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी के मॉड का स्क्वायर, तो होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस दो दो ट्वाइस ऑफ दो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो पहले दो का डॉट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a डॉट बी माइनस दूसरे तीसरे का ट्वाइस ऑफ b डॉट सी माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट सी, ये हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4, b स्क्वायर 16, c स्क्वायर 16 प्लस बाकी इसने दे रखा है b डॉट सी की वैल्यू 0 है, ये 0 हो गया, और a डॉट बी और a डॉट सी बराबर है यहाँ से, तो ये कैंसिल हो गया, तो बाकी 0, तो 16 16 32 और 4 हो गया 36, तो अल्फ़ा बराबर मैग्नीट्यूड 6 आ गया, यही आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन कहीं से भी बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर भी नहीं है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एक और क्वेश्चन इफ a एंड b आर द यूनिट वेक्टर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज, ये ठीक है, a और b यूनिट वेक्टर हैं, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ √3 मॉड a प्लस बी प्लस मॉड a माइनस बी, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू √3, a प्लस बी का अगर स्क्वायर होता तो आंसर होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट बी, स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट लिया, प्लस a माइनस बी का स्क्वायर होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, स्क्वायर नहीं है केवल मॉड है तो रूट ले लिया, यूनिट वेक्टर है तो ये हो गया √3 रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू, एक और एक दो कॉमन ले लिया, तो √3 रूट 2 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये सिंपल, बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। कैसे, दिस विल बी √3 रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा √4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो थियोरेटिकली क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 2√3 कॉस थीटा बाई 2 का मॉड 2 मॉड साइन थीटा बाई 2, बट थीटा तो वेक्टर्स के बीच का एंगल है तो वो तो 0 से π/2 पाई तक जाएगा, वैसे उसका कोई यूज़ नहीं है, विदाउट उसके भी हो जाएगा, बट जस्ट समझाने के लिए, तो वो तो 0 से π/2 तक जाएगा, तो अगर 0 से π/2 तक जाएगा तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, 2√3 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब हमने ये पढ़ रखा है कि a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका रेंज क्या होता है, माइनस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू √3 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया, a स्क्वायर 3 हो गया, b स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 और 1 4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -2 से 2 के बीच में, तो पूरा वैल्यू -4 से 4 के बीच में। इसने पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 4, ये आंसर हो गया। ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन का कितना आएगा, 4। और क्वेश्चन, ठीक है भाई, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं और रीसेंट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन हैं, जस्ट टू शो यू कि पेपर में बच्चे बोलते हैं मैथ बहुत टफ आता है आजकल, ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन ढूंढोगे तो डूएबल क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। और वेक्टर जैसे हमने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्स एंड वाई आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है,
मतलब x और y का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। फिर उसने बोला कि x प्लस वाई का मॉड बराबर मॉड x, कुछ नहीं स्क्वायरिंग कर दो तो x प्लस वाई का मॉड हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x डॉट वाई, और ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 2x डॉट वाई, ये 0 है पहला इक्वेशन। अब इसको ऐसे ही रखे रहने दिया, दिस बराबर दिस एंड 2x प्लस लैम्डा वाई, 2x प्लस लैम्डा वाई इज परपेंडिकुलर टू y, तो इसका डॉट y के साथ 0 होगा। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो ये हो गया 2x डॉट वाई प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर बराबर 0। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, तो बस यही दो इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं। 2x डॉट वाई का वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर बराबर 0, तो लैम्डा माइनस 1 टाइम्स वाई स्क्वायर बराबर 0, तो या तो ये 0 या ये 0। y के लिए इसने मना कर दिया कि y 0 नहीं है, तो कोई बात नहीं, लैम्डा की वैल्यू ही 1 होगी। बस 2 लाइन में आंसर आ गया इसका, सो कॉल्ड जेईई मेंस का क्वेश्चन। और आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे आ जाते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें मैंने दो वेक्टर देखे ए और बी, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ये ठीक है, वो पहली बार तो जो ए और बी का प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। तो अगर मान लिया ए और बी इस प्लेन में है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो राइट हैंडेड सिस्टम से, क्योंकि परपेंडिकुलर भी दो डायरेक्शन होगा ऊपर और नीचे, अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो ए से हम बी की तरफ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स एक ऐसे डायरेक्शन आएगा, वो हमारा हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा एंड ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहाँ दिखा रखा है कि ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर मान लिया एन कैप है, तो हम ए क्रॉस बी को डिफाइन कैसे करते हैं, ए बी साइन थीटा टाइम्स एन कैप। पहला पॉइंट तुम्हारा ये हो गया बस। तो ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी, ये भी एक वेक्टर है, दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो एक तो यही चीज़ हमेशा ध्यान में रखा कि अगर कभी भी वो बोले कि एक वेक्टर है जो अल्फ़ा और गामा के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो अल्फ़ा क्रॉस गामा लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा क्रॉस गामा हम मान सकते हैं उस वेक्टर को, ठीक है। तो मतलब जैसे उसने बोला कि दोनों के परपेंडिकुलर है, या फिर इसका मतलब ये भी है कि इफ़ ए डॉट सी बराबर 0 एंड बी डॉट सी बराबर 0, इफ़ ए डॉट सी और बी डॉट सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए जो है एंड बी दोनों परपेंडिकुलर होगा सी का, तो सी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला चीज़ तो ये हो गया। फिर दूसरा नोट टू, ए क्रॉस ए 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ए और ए के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। नोट 3, ए क्रॉस बी विल बी माइनस बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मतलब पहले किसको लिखा है बाद में किसको लिखा है ये भी मैटर करता है, एंड एक दूसरे का नेगेटिव होगा। अगर हमने ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा तो वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे कर सकते हैं। फिर नोट 5, अगर हमने ए क्रॉस के टाइम्स बी लिखा, अब ये तो टुच्चा सा रिजल्ट है, के कॉमन लेके ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, नो इश्यूज़। फिर नोट 6, आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा। अब ये जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे इज़ ए वेक्टर, तो उसको 0 नहीं लिख सकते, 0 वेक्टर लिखना चाहिए, इज इक्वल्स टू के क्रॉस के। और अगर आई जे के का कॉम्बिनेशन लिया तो ऐसे हम साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं,
कि i क्रॉस j, i से j की तरफ गए तो अगला क्या क्या मिला k। अगर हम j से k की तरफ गए, j से k की तरफ गए तो अगला क्या मिलेगा i। k से i की तरफ अगर मान लिया i से k की तरफ गए उल्टा, तो फिर वो माइनस j हो जाएगा। फिर नोट 7, इफ a is perpendicular to b then a क्रॉस b का मॉड विल बी ए बी। वैसे तो ए बी साइन थीटा होगा, मतलब जो हमने वेक्टर को डिफाइन किया था a क्रॉस b वो कितना था ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप तो यूनिट वेक्टर हो गया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, विल बी ए बी साइन थीटा। सही है। अगर देखो दो वेक्टर कोलिनियर हैं, मतलब पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, ये बात सही है। बट दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं है ये जानने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली आई विल कैलकुलेट ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी जीरो आ गया तो आई विल से कि वो परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी जीरो नहीं आया तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। पैरेलल जानने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती नहीं, वो ऐसे दिख जाता है कि जो x के कंपोनेंट का रेशो है, y के कंपोनेंट का रेशो है एंड जो z के कंपोनेंट का रेशो है वो सेम होना चाहिए अगर वो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो। ये हो गया नोट 8। अगर मान लिया जैसे a क्रॉस b के मॉड का स्क्वायर लिखा है तो वो तो बेसिकली इन जनरल, अब इसकी बात नहीं चली, इन जनरल a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल जगलरी है और कुछ भी नहीं है, बस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है। दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेस आइडेंटिटी। एक ये हो गया। उसके बाद नोट 9, अगर हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं आई जे के। अगर ए पहले लिखा है, आई जे के तो हमेशा पहले आएगी फर्स्ट रो में, ए पहले लिखा है तो उसके कंपोनेंट के लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3। दिस इज इक्वल्स टू आई के साथ A2 B3 माइनस B2 A3 टाइम्स आई कैप प्लस जे के साथ आ जाएगा A3 B1 माइनस B3 A1 टाइम्स जे प्लस के के साथ आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2 टाइम्स के, ये आ जाएगा। तो मतलब क्विक कैलकुलेशन के लिए जैसे 1 2 5 माइनस 3 2 7 ऐसे लिखा है, तो ऐसे करो। यहाँ पे जब आई वाला लिखना हो तो इससे अगला क्या है, ये 2, तो दिस इंटू दिस 14 माइनस 10 4 हो गया। जब ये जे वाला लिखना है तो इससे अगला क्या है 5, तो 5 से आगे मल्टीप्लाई किया, 5 से आगे मल्टीप्लाई किया मतलब ये माइनस 15 और एक क्रॉस माइनस 7, तो माइनस 22 हो जाएगा। फिर जे के वाला लिखना है तो इससे अगले वाला ये हो गया, दिस इंटू दिस 1 इंटू 2 2 हो गया और 6 और 2 8, ऐसे करके आ जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन हो गया। बस क्रॉस जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने बोला था कि प्रोजेक्शन निकालने के काम आता है और एंगल बताने के काम आता है, वैसे ही जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा एरिया बताने के काम आता है। तो अब एरिया में क्या क्या रिजल्ट है, फर्स्ट अगर ये मान लिया ए है बी है सी है और ये अल्फ़ा वेक्टर है बीटा वेक्टर है और मान लिया ये गामा वेक्टर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी हाफ ऑफ जो भी साइड के ऊपर वेक्टर है उसमें किसी भी दो का क्रॉस ले लो, चाहे अल्फ़ा क्रॉस बीटा लिख दिया, चाहे बीटा क्रॉस गामा लिख दिया, चाहे
गामा क्रॉस अल्फा लिख दिया, वो सब बराबर है। ये हो गया हमारा रिजल्ट 1। रिजल्ट 2 में क्या है, यही चीज़ घुमा के बोला जा रहा है बस। अगर ये ए वेक्टर हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, कुछ भी नहीं, ये वेक्टर आ जाएगा सी माइनस बी, ये वेक्टर आ जाएगा ए माइनस बी। तो एरिया इस वाले केस में ट्राइंगल ए बी सी का आ जाएगा हाफ ऑफ कोई भी दो वेक्टर सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी। अब इसमें जब c का क्रॉस a के साथ लिया, c का क्रॉस b के साथ लिया, b का क्रॉस a के साथ लिया, b का क्रॉस b के साथ लिया, b का क्रॉस b के साथ तो 0 हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वही आ जाएगा a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए। फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है, फर्स्ट वाले केस में जो वेक्टर्स हैं वो ट्राइंगल की साइड पे आ रही हैं, तो जो अल्फा वेक्टर है वो साइड वाला वेक्टर है, ठीक है। तो अगर साइड वाले वेक्टर हम यूज़ करें तो कोई भी दो लेके क्रॉस कर लिया, कोई भी दो, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा। दूसरे वाले केस में ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो पोजीशन वेक्टर से हमने किया तो वैसे ही है कि पहले साइड के ऊपर वाला वेक्टर बनाया फिर यही वाला यूज़ कर लिया। रिजल्ट 3, अगर एक पैरेललोग्राम है जिसका ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो ये भी b ये भी a, मान लिया पी क्यू आर एस, तो इसका जो एरिया होगा पी क्यू आर एस वो हो जाएगा सिंपली ए क्रॉस बी का मॉड, बस। रिजल्ट 4, कैसा भी कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका अगर एक डायगोनल d1 वेक्टर है दूसरा डायगोनल d2 वेक्टर है, तो ये भी मान लिया पी क्यू आर एस, तो इसमें जो एरिया हो जाएगा पी क्यू आर एस का दैट विल बी हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। मतलब सिंपली जो डायगोनल वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस ले लिया, तो अगर इसके बीच में एंगल थीटा आ जाएगा तो d1 का लेंथ d2 का लेंथ इनटू साइन थीटा ये हो जाएगा। यहीं से वो हमारा रिजल्ट आता है कि अगर ये क्या बोलते हैं रोम्बस हो जाए तो डायगोनल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर सिंपली आंसर d1 क्रॉस d2 आ जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 -1 एंड b इज इक्वल्स टू 1 -1 0, ठीक है। c इज इक्वल्स टू 1 -1 -1 be the three given vectors। r is a vector such that r क्रॉस a बराबर c क्रॉस a एंड r डॉट b बराबर 0, देन r डॉट a बराबर क्या, ये क्वेश्चन है। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल बात क्या है कि इधर दोनों जगह a वेक्टर है, तो हम सबसे पहले इसी को ऐसे करते हैं, दोनों को एक तरफ लाएं, तो r क्रॉस a माइनस c क्रॉस a बराबर 0 वेक्टर, फिर ये जो क्रॉस ए दोनों जगह बाद में लिखा है तो इसको कॉमन ले लिया, क्रॉस ए बराबर 0 वेक्टर। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है तो वो कोलिनियर वेक्टर हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए तो r माइनस सी को हम लैम्डा टाइम्स a लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया। r क्रॉस a बराबर c क्रॉस a, हाँ ठीक है। तो यहाँ से r वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, c प्लस लैम्डा a। c क्या था 1 -1 -1 प्लस लैम्डा टाइम्स a क्या था 1 2 -1, तो मिला के कितना हो गया 1 प्लस लैम्डा -1 प्लस 2 लैम्डा एंड -1 लैम्डा, ये हो गया। अब इसने क्वेश्चन में एक दूसरा दे रखा है कि r डॉट b 0 है, r डॉट b 0 है, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस लैम्डा -1 प्लस 2 लैम्डा -1 लैम्डा डॉट b हो गया 1 -1 0, इन दोनों का डॉट 0 होगा।
तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 से 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 0 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 2 आ गया। लैम्डा बराबर 2 अगर यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा 3 3 माइनस 3, ये आ गया। तो R डॉट ए इज इक्वल्स टू, तो R डॉट ए का मतलब कितना हो गया, R हो गया 3 3 माइनस 3, A हो गया 1 2 माइनस 1, तो 3 प्लस 6 प्लस 3, तो आंसर हमारा कितना आ गया 12। दिस इज अगेन अ मेंस क्वेश्चन रिसेंटली आस्क्ड, मेन जेई मेन का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर दिस। ए का पोजीशन वेक्टर हो गया 1 1 1 एंड बी का पोजीशन वेक्टर हो गया 2 1 3 रेस्पेक्टिवली। अ पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, ठीक है। इफ ओ इज ऑरिजिन, ठीक है, ओ बी इंटू ओ पी, ओके। तो सबसे पहले बात तो ओ ऑरिजिन है तो ओ पी उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो कितना होगा लैम्डा टाइम्स बी, तो 2 लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा प्लस 1, मतलब ये तो सिंपली 1 ही हो जाएगा, एंड 3 लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा प्लस 1, ये हो गया। और ये बेसिकली ओ बी हो गया, ये ओ ए हो गया। तो ओ बी डॉट ओ पी माइनस 3 टाइम्स ओ ए क्रॉस ओ पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो ओ बी बराबर 2 1 3, तो इसका डॉट 2 के साथ तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1, और एक मतलब जब इन दोनों का डॉट लेंगे तो डिनोमिनेटर में इसको भी चलो ऐसे लिख देते हैं लैम्डा प्लस 1, तो नीचे लैम्डा प्लस 1 तो ऐसे आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स ओ ए क्रॉस ओ पी। अब इसको देखो, हम अभी हमने ऐसे बोला था कि ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर हम ले सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 इंटू ओ पी स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर, ओके। तो ओ पी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो वो हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू, तो 9 4 13 और एक 14 लैम्डा स्क्वायर, 6 तो 8 4 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डॉट, इसका ए के साथ डॉट 1 1 1, तो वो तो हो जाएगा 3 2 5 और एक 6 लैम्डा प्लस 3 ओवर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज गिवन एज 6। तो ये कैलकुलेशन हो गया, तो ये हो गया 14 लैम्डा प्लस 6 ओवर लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक काफ़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ये। तो 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स 14 लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा स्क्वायर 3 टाइम्स 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 9 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस
डॉट 6 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 6 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो पहले तो इसको हमने लैम्डा प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 14 लैम्डा प्लस 6 माइनस 3 टाइम्स प्लस 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3, दिस वाज 3, तो हो गया 9 माइनस प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। ओके, ये कैंसिल, 9 कैंसिल, 20 लैम्डा प्लस 6 माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर 6। तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 एंड 8/10। अगर कैलकुलेशन सही है तो ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ही पूछी है और इसने लैम्डा बोला है कि पॉजिटिव है, तो 0 वाला रिजेक्ट हो गया, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/5 आ गया। तो एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मान लिया हमसे और कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। चलो एक और क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू 1 अल्फा 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3 अल्फा 1 इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर a एंड b। तो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 8√3, क्योंकि a और b अगर पैरेललोग्राम ए और बी एडजेसेंट साइड का पैरेललोग्राम होगा तो उसका एरिया इतना ही होगा। देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी विल बी अल्फा -3 अल्फा -2 अल्फा, 9 में से 1 गया 8 एंड अल्फ़ा -3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा, ये हो गया। तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 64 प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 8√3। तो 4 और 4 8 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट बराबर 8√3। दोनों का स्क्वायरिंग किया तो 8 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 बराबर 8 स्क्वायर इंटू 3, तो 8 एंड 8 ये कैंसिल, दिस इज 24 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 माइनस 8, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ±4। अब इसने पूछा है कि a डॉट b क्या होगा, तो दैट विल बी 3 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3, तो 9 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस अल्फ़ा इज स्क्वायर इज 16, तो आंसर इज 25। चाहे प्लस वाला वैल्यू लो चाहे माइनस वाला वैल्यू लो, आंसर इतना ही आएगा। तो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन जेई के स्टैंडर्ड से। चलो फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन a इज इक्वल्स टू 1 -2 1, b इज इक्वल्स टू 1 -1 1, b द टू वेक्टर एंड c इज द वेक्टर सच दैट b क्रॉस c बराबर b क्रॉस a। चलो ठीक है, एंड c डॉट a बराबर 0, देन c डॉट b बराबर क्या। ओके, यहाँ से दोनों तरफ हमें b वेक्टर दिखाई दिया, कॉमन ले लिया एक तरफ ले जाके, b क्रॉस c माइनस a बराबर 0, तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो c माइनस a बराबर लैम्डा b, ये आ गया। अच्छा, अब और क्या क्या बता रखा है,
ए वेक्टर में पता है, बी वेक्टर में पता है, सी डॉट बी 0 है, तो इसका डॉट बी किया तो सी डॉट बी ये 0 हो गया, माइनस ए डॉट बी, तो इन दोनों का डॉट 1 + 2 + 1 4 हो गया, इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी डॉट बी, मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 3, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू -4/3। ये तो हो गया। सी डॉट बी हमें चाहिए, तो इसका डॉट बी के साथ ले लिया, तो सी डॉट बी बराबर ए डॉट बी प्लस लैम्डा टाइम्स सी डॉट ए 0 है, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ ए के साथ हमें लेना चाहिए था, तो ये ए स्क्वायर हो जाता, ए स्क्वायर 4 5 6, और ए के साथ डॉट लिया, ए डॉट बी 4, तो इधर 4 आएगा, तो लैम्डा विल बी -3/2। अब ठीक है, बी के साथ डॉट लिया, तो ए डॉट बी लैम्डा इज -3/2 बी स्क्वायर, ए डॉट बी की वैल्यू इज 4 -3/2 और बी स्क्वायर इज 3। तो -1/2, तो -1/2 इज देयर, इसलिए आंसर इज ए। चलो आगे, फिर एक और क्वेश्चन। लेट ए वेक्टर अल्फा बीटा इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द वेक्टर √3 आयोटा प्लस जे को 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से ये वेक्टर मिल गया, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस अल्फा बीटा 0 बीटा एंड 0 0। ओके, तो सब कुछ केवल आई और जे के टर्म्स में, तो हम भी इसको 2 डायमेंशन में ही सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। √3i + j का मतलब क्या है कि एक ये पॉइंट हो गया विच इज़ √3, 1, इसको हमने y/x करोगे तो बेसिकली ये 30 डिग्री आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, तो 30 डिग्री। फिर इसको हमने 45 डिग्री से और रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला विच इज़ अल्फा, बीटा। इससे अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, बीटा। तो पॉइंट क्या क्या लिया, अल्फा बीटा 0 बीटा एंड 0 0, तो अल्फा बीटा 0 बीटा एंड 0 0, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए। ओके, तो ये पहले तो 15 डिग्री हो गया, तो हमें तो सिंपली इसका एरिया चाहिए। अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, ये लेंथ ऑफ कोर्स 2 के बराबर है, 3 और 1 4 का रूट, तो ये लेंथ भी 2 के बराबर हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा 2 cos 15 इंटू 2 sin 15 डिग्री। तो 1 2 कैंसिल, 2 cos 15 sin 15 sin 30 डिग्री हो गया विच इज़ हाफ। तो हाफ इज देयर, आंसर इज दिस। तो थोड़ा सा हमने अगर ज्योमेट्री लगाया तो हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन कम हो गया। अगर इसमें हम रोटेशन वगैरह के फंडे लगाने चालू करते हैं तो इट विल बिकम वेरी 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 लेंथी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, STP। तो ट्रिपल का मतलब क्या है कि 3 वेक्टर इन्वॉल्व होगा। स्केलर का मतलब क्या है कि जो 3 वेक्टर का डॉट मतलब 3 वेक्टर का जो प्रोडक्ट है क्रॉस या डॉट लेके अल्टीमेटली स्केलर नंबर आना चाहिए। तो A क्रॉस B डॉट C की हम बात कर रहे हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं बॉक्स ABC, और A1 A2 A3 अगर बॉक्स ABC लिखा हुआ है तो मतलब A क्रॉस B डॉट C, तो ऑफकोर्स पहले क्रॉस लिया, एक वेक्टर आएगा उसका डॉट लिया, तो A वेक्टर अगर A1 A2 A3 है, B वेक्टर B1 B2 B3 है, एंड C वेक्टर अगर C1 C2 C3 है,
तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी। वैसे अगर हम बोलें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा टाइम्स एन कैप डॉट सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, मतलब अगर आई जे के टर्म्स में अगर हमें तीनों वेक्टर पता है तो वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगा, फिर तो कोई शक ही नहीं है। बाकी मैग्नीट्यूड और एंगल्स के टर्म्स में बोले तो फिर हम ऐसे ले सकते हैं, इसके आगे आ गया एन कैप डॉट सी वेक्टर, दिस इज ए बी साइन थीटा, और एन कैप डॉट सी वेक्टर का मतलब है एन का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में मान लिया फाई एंगल है, तो आंसर आ जाएगा ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। ऐसे भी ले सकते हैं। फाई क्या है? एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हो गया मान लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझना चाहें तो हो जाएगा जैसे ए क्रॉस बी, ये वाला एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी हमारा ये वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी, इसी की डायरेक्शन में एन कैप यूनिट वेक्टर है। फिर अगर ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल फाई है तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जब हमने सी के साथ डॉट लिया तो फिर ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई हमारा कैलकुलेट हो गया। उसका वैल्यू अगर हमें चाहिए तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, अगर आई जे के टर्म्स में लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब नोट 1, बॉक्स ए बी सी अगर जीरो हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा? आइदर ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो और सी बराबर जीरो, ठीक है। मतलब जो बॉक्स है ए बी सी उसमें इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं, 5 क्वांटिटी हैं ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई, तो इसके लिए जीरो कैसे होगी? या तो ए बी सी में से कोई एक जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर साइन थीटा जीरो हो जाए। साइन थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि थीटा जीरो हो गया। अब थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है, तो थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर अगर हो जाए तो, और 2 of the 3 vectors are कोलिनियर, ठीक है, और वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं? एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर के बीच का, या फिर प्रोजेक्शन निकालने के लिए। फिर ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं हम? प्राइमरीली एरिया निकालने के लिए। तो ऐसे ही एसटीपी हम क्यों यूज़ करेंगे? प्राइमरीली एक तो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं ये जानने के लिए। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो ये बॉक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो उसका पिक्टोरियल वो हो गया। नोट 2, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर देन बॉक्स ए बी सी क्या होना चाहिए? जीरो। फिर नोट 3, अब इसके देखो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या क्या याद रखना है बस, कि अगर वेक्टर कोप्लेनरिटी के लिए एक तो हम ये यूज़ करेंगे कि बॉक्स जीरो हुआ 3 वेक्टर का तो वो कोप्लेनर होगा, बॉक्स जीरो नहीं हुआ तो नॉन कोप्लेनर होगा, सही है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, बॉक्स ए बी सी जो है इसको हम ऐसे डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट कर लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी हैं वो सारी लग जाएंगी, ठीक है। तो अब जो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी है वो हम लिस्ट कर लेते हैं कि अगर बॉक्स ए बी सी लिखा है या बी सी ए लिखा है या सी ए बी लिखा है, ये तीनों बराबर है। क्यों बराबर है? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, चाहे बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो। अगर सेम साइक्लिक ऑर्डर रखा है ए बी सी तो फिर ए को हमने सबसे पीछे भेज दिया, बी सी ए, मतलब सेम साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि ए बी सी। तो अगर हमने बॉक्स के अंदर इसमें से चाहे सी से स्टार्ट करके सी ए बी लिख दिया, चाहे बी सी ए लिख दिया, वो सब बराबर ही आएगा,
ठीक है। बट अगर मैं इसके उल्टे डायरेक्शन में जाऊँ, ए सी बी लिख दे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ए सी बी लिख दे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। फिर नोट 5, अब ये देखो जो बॉक्स के अंदर 3 वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो हम आँख बंद करके क्या सोचेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेंट की पहली रो लिखा है A1 A2 A3, ये दूसरी रो लिखा है B1 B2 B3, ये तीसरी रो लिखा है C1 C2 C3। अब इसका मतलब क्या है कि मान लिया अगर मैंने ऐसे लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो वेक्टर, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 0 0 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया। या फिर मान लिया मैंने लिखा ए वेक्टर के ए वेक्टर बी वेक्टर, मतलब ये 2 वेक्टर कोलिनियर हो गए, तो पहले वाला जो रो लिखा जाएगा A1 A2 A3, दूसरा रो उसी का एक मल्टीपल बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा तो वैल्यू 0। या फिर मैंने लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर लैम्डा ए प्लस म्यू बी वेक्टर, तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, थर्ड रो ऐसे हो जाएगा लैम्डा A1 प्लस म्यू B1 लैम्डा A2 प्लस म्यू B2, ऐसे बोल सकते हैं। तो थर्ड रो अगर पहली 2 का कॉम्बिनेशन है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से फिर 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको बोलने का क्या है कि ये वाला जो वेक्टर लिखा है वो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में ही आएगा, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो वैल्यू 0। ठीक है। फिर अगर मान लें यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी सी और डी, तो डिटर्मिनेंट को जैसे ब्रेक करते हैं ना, ए सी डी प्लस बी सी डी, ऐसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर के ए बी सी लिखा है तो हम के यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ए बी सी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब ऐसे जैसे मान लिया ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए लिखा है, तो इन तीनों वेक्टर को अगर हम सम कर दें तो 0 आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए, तभी सम 0 है। अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे तो सम 0 हो ही नहीं सकता। कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उनका बॉक्स 0। 7th, अगर इसकी जगह प्लस में हो जाए b प्लस सी सी प्लस ए, तो वो हो जाएगा 2 बॉक्स ए बी सी। ठीक है। अब ये तो मैं ऐसे याद करो, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं आराम से। इसी में अगर और हमें जनरल रिजल्ट लिखना हो, ठीक है, मतलब हमारे पास ऐसे लिखा है K1A प्लस K2B प्लस K3C, ये तो पहला एक वेक्टर हो गया। फिर K4A प्लस K5B प्लस K6C, ये दूसरा वेक्टर हो गया। एंड K7A प्लस K8B प्लस K9C, ये एक तीसरा वेक्टर हो गया। तो दिस विल बी, एक हम डिटर्मिनेंट बना लें K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9, और साथ में लिखते हैं बॉक्स ए बी सी। तो जैसे यहाँ वाले केस में K1 K2 हो गया 1 1, तीसरा C का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो ये हो गया 1 1 0, ये हो गया 0 1 1, और ये हो गया 1 0 1। उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसीलिए ट्वाइस ऑफ यार है। ये हमारा हो गया 8th। जो इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हमने बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर लिया तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और इसको डिटर्मिनेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी 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 सी सी सी। फिर ए बी 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 सी सी सी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि अगर हमें वेक्टर्स दे रखे हैं आई जे के टर्म्स में नहीं पता, बट उनके हमें मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच में एंगल पता है, तो ये यूज़ करके हम बॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। इसके बाद जो 10th है उसमें आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर हमारे पास मान लिया टेट्राहेड्रॉन है,
ऐसे करके ए बी सी डी। तो इसका कोई भी 3 को इनिशियल एजेस, को इनिशियल मतलब एक पॉइंट से शुरू होने वाला, कोई भी 3 एजेस हो कहीं से भी, टोटल 6 हैं, उनमें से कोई भी 3 हो, उन्हीं का जो बॉक्स लेंगे ए बी सी, उसके मॉड का 1/6 विल बी द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी। एक तो ये हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लिया। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म है मतलब सॉरी तो मेरे डॉटेड का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट विजिबल। तो पैरेललोपाइप्ड है जिसकी 3 को इनिशियल एजेस ए बी सी ये है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा पैरेललोपाइप्ड वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली बॉक्स ए बी सी का मॉड हो जाएगा। बॉक्स ए बी सी का मॉड कैलकुलेट कर लिया, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया केस 1, ये हो गया हमारा केस 2। और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे मान लिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो ए बी का जो प्लेन होगा, मतलब मान लिया ये किसी प्लेन में है ए बी, तो उससे अगर ऊपर की साइड ही सी निकलेगा, तो मतलब जैसे यहाँ से ऐसे इस साइड कहीं से भी सी निकले, वो ए क्रॉस बी के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया सी कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये जो एंगल थीटा है ये एक्यूट होगा, तो इस वाले केस में जो बॉक्स ए बी सी है वो पॉजिटिव होगा। और हम ऐसे बोलते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करता है, फॉलोज राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, अब इसी में हम ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अगर ए क्रॉस बी देखेंगे तो नीचे जाएगा, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गया। बट अगर ए क्रॉस बी से दूसरी वाली डायरेक्शन में सी बाहर आ जाए, तो इस बार जो ये एंगल होगा ए क्रॉस बी और सी के बीच में, ये ऑब्ट्यूज होगा, तो इस वाले केस में बॉक्स ए बी सी नेगेटिव होगा। मतलब दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, बाई चांस कहीं पूछा जाए तो। ए बी सी फॉलोज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। इस वाले केस में जो ए बी सी हैं दैट फॉलोज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। और एक अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लिया हमें 3 वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, बट जैसे इन तीनों का लेंथ फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, बट हम एंगल चेंज कर सकते हैं। तो एंगल चेंज कर सकते हैं, तो बॉक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। तो अगर मेरे को बॉक्स ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई में ए बी सी तो फिक्स हो गया, साइन थीटा और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वो 1 1 हो सकता है। और वो कब होगा, जब थीटा 90 हो जाए, फाई 0 हो जाए। तो उस वाले केस में जब तुम एक्चुअल डायग्राम पे जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि थीटा 90 और फाई 0 होने का मतलब क्या है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर में +1 आना चाहिए। मतलब तीनों जैसे ए बी सी ऐसे हो गया, और सी अगर नीचे चला जाए ऐसे, तो बॉक्स नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए अगर ए बी सी फिक्स्ड है, तो बॉक्स ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी सी आ जाएगा, मिनिमम माइनस ए बी सी आ जाएगा। दोनों ही केस में ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड इस वाले केस में राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करेगा, इस वाले केस में लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो करेगा। अब अगर हम मॉड लगा दें,
तो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर बॉक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू वो ए बी सी आ जाएगा। दोनों केस में ए बी सी आ जाएगा। उस वाले केस में तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेफ्ट और राइट का कोई चक्कर नहीं है इसमें, क्योंकि मॉड आ गया और मॉड की मिनिमम वैल्यू, अब मॉड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। और बॉक्स 0 होने का मतलब क्या होता है कि वो हो गया कोप्लेनर वेक्टर्स। अब एक देखो बहुत जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने क्या बोला है कि इफ़ द वेक्टर पी क्यू आर, 3 वेक्टर दे दिए, ये तीनों वेक्टर दे आर कोप्लेनर। बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया। जैसे उसने बोला कि ये कोप्लेनर है, हमने इसके बॉक्स डिटर्मिनेंट बनाया, उसको 0 कर दिया। जिस डिटर्मिनेंट को 0 करके वहाँ से हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट की, वो हमारा आ गया ए का वैल्यू 1/3। अब आगे उसने क्या पूछा है कि 3 टाइम्स पी डॉट क्यू, तो यहाँ से पी डॉट क्यू कैलकुलेट कर लो ए के टर्म्स में, ए की वैल्यू उठा के रख दिया, ये आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई दिमाग खर्च नहीं हो रहा। और आर क्रॉस क्यू के लिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, क्यू क्रॉस आर लिखो या आर क्रॉस क्यू लिखो, एक दूसरे का नेगेटिव होगा, बट हमें तो मॉड का स्क्वायर लेना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया, उसके मॉड का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो भाई, उसको उठा के रख दिया, तो आंसर हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन।